डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एक विमान हादसे में हुई मौत के मामले पर बात करेंगे। पहली नज़र में ये एक दुखद हादसा लगता है, लेकिन उनके भतीजे विधायक रोहित पवार ने कुछ ऐसे गंभीर सवाल उठाए हैं जो किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या अजित पवार की मौत खराब मौसम और तकनीकी खराबी की वजह से हुआ एक हादसा थी, या फिर हालात इतने शक भरे हैं कि किसी साजिश की आशंका को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये एक हादसा ही था जिसके लिए हमारे पास तार्किक वजह मौजूद हैं। और मैं कहूँगा कि इस मामले में इतने सारे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है कि साजिश की बात को हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, मेरा पक्ष बहुत सीधा और साफ है। अजित पवार की मौत एक बेहद दुखद विमान दुर्घटना का नतीजा थी। जो भी शुरुआती जानकारी हमारे सामने है वो इसी तरफ इशारा करती है। पहली बात, उस वक्त मौसम बेहद खराब था, घना कोहरा और धुआं था। एविएशन की दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। खराब विजिबिलिटी हादसों की एक बहुत बड़ी वजह बनती आई है। दूसरी बात, वो जिस विमान में थे वो 16 साल पुराना था। अब ये कोई राज की बात नहीं है कि पुराने विमानों में तकनीकी खराबी का बढ़ जाता है, खासकर उस VSRC क्लिपर मॉडल में, जिसके बारे में एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 15 साल के बाद उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में दिक्कतें आने लगती हैं। ये कोई आम पुराना प्लेन नहीं था, ये एक ऐसा प्लेन था जिसकी एक जानी पहचानी कमजोरी थी जो खराब मौसम में अचानक कंट्रोल खो देने वाली स्थिति से पूरी तरह मेल खाती है। रोहित पवार जो शक जता रहे हैं वो एक दुखी परिवार के सदस्य के तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन ये बातें सबूतों पर कम और अंदाजों पर ज्यादा टिकी हुई लगती हैं। मैं मानता हूं कि मौसम और विमान की उम्र जैसे फैक्टर अहम हैं, लेकिन हम सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देकर बाकी परेशान करने वाली बातों को कैसे भूल सकते हैं। मैं इस मामले को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है वो पायलट का है। इस उड़ान के लिए पहले 2 पायलट तय थे, तो फिर आखिरी मौके पर कैप्टन सुमित कपूर को क्यों लाया गया? और ये कोई आम पायलट नहीं थे। उनका रिकॉर्ड बताता है कि उन्हें ज्यादा शराब पीने की वजह से 3 बार सस्पेंड किया जा चुका था। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी बात, अजित पवार का ट्रैवल प्लान अचानक बदला। 27 जनवरी की रात तक वो सड़क के रास्ते जाने वाले थे, फिर अचानक विमान से जाने का फैसला हुआ। ये जानकारी छोटी लग सकती है, पर यह बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात, रोहित पवार ने गो अराउंड प्रक्रिया का जो जिक्र किया है, अगर पायलट चाहता तो लैंडिंग को टालकर दोबारा चक्कर लगा सकता था और शायद यह हादसा टल जाता। ऐसा ना करना सिर्फ एक तकनीकी खराबी या खराब मौसम की तरफ नहीं, बल्कि एक बड़ी मानवीय भूल या शायद किसी इरादे की तरफ इशारा करता है। ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती है जो एक आम हादसे से कहीं ज्यादा पेचीदा और शक भरी है। आपने पायलट का मुद्दा उठाया और मैं मानती हूं कि उनका रिकॉर्ड वाकई चिंताजनक है, लेकिन किसी का पिछला रिकॉर्ड इस बात का पक्का सबूत नहीं होता कि उस दिन भी वो गलती कर रहा था। एयरलाइंस में ऑपरेशनल वजहों से क्रू में आखिरी मिनट पर बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है पहले वाले पायलट की तबीयत खराब हो गई हो या कोई और इमरजेंसी आ गई हो। जब तक हमारे पास कोई टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट या कोई ठोस सबूत नहीं है, तब तक ये कहना कि पायलट उस वक्त विमान उड़ाने की हालत में नहीं था सिर्फ एक अटकलबाजी होगी। माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इस दलील को नहीं मान सकता। ये सिर्फ ऑपरेशनल वजह का मामला नहीं है। क्या ये आम बात है? आप बताइए, क्या ऐसा अक्सर होता है कि किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को ले जा रहे विमान के लिए आखिरी मौके पर एक ऐसे पायलट को लाया जाए जिसे शराब की लत के चलते 3 बार सस्पेंड किया जा चुका हो? क्या ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है? ये महज एक बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा जोखिम लेना था। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ग्रुप चैट्स के सबूत भी दिखाए हैं, जिनमें एयरलाइन के दूसरे कर्मचारी इस पायलट की आदतों को लेकर चिंता जता रहे थे। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। सवाल ये है कि हांगकांग से लंबी उड़ान के फौरन बाद जब उन्हें इस ड्यूटी पर लगाया गया, तो क्या उनकी पूरी जांच हुई थी या सारे नियम ताक पर रख दिए गए? इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप हादसे की असल वजहों को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? घना कोहरा था, ये एक तथ्य है। विमान 16 साल पुराना था और जैसा मैंने कहा, उस VSR क्लिपर मॉडल की अपनी दिक्कतें थीं। ये दोनों बातें मिलकर एक बहुत ही सीधी सादी और तार्किक वजह बनती हैं।
कभी-कभी एक हादसा सिर्फ एक हादसा होता है, जिसमें कई दुर्भाग्यपूर्ण चीजें एक साथ हो जाती हैं। इसके लिए किसी साजिश की कहानी गढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप जिसे सीधी-साधी वजह कह रहे हैं, वो मुझे अधूरी लग रही है। अगर मौसम इतना ही खराब था, तो फिर गो अराउंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मैं इसे थोड़ा और समझाता हूँ। गो अराउंड कोई इमरजेंसी प्रक्रिया नहीं है। ये पायलट की ट्रेनिंग का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। जब भी पायलट को लगता है कि रनवे साफ नहीं दिख रहा या अप्रोच ठीक नहीं है, तो वो लैंडिंग का इरादा छोड़कर विमान को वापस ऊपर ले जाता है और एक और चक्कर लगाकर सुरक्षित तरीके से उतरने की कोशिश करता है। कम विजिबिलिटी में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। एक अनुभवी पायलट का इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को नजरअंदाज करना सिर्फ एक गलती नहीं है, ये प्रोटोकॉल का एक ऐसा उल्लंघन है जिसका कोई वाजिब कारण समझ नहीं आता। और जब उस पायलट का रिकॉर्ड पहले से ही शक के घेरे में हो, तो उसका ये फैसला और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हालात इतने तेजी से बिगड़े हों कि उन्हें गो अराउंड का मौका ही ना मिला हो सकता है कि कोई तकनीकी खराबी अचानक आ गई हो, जैसे मैंने हाइड्रोलिक सिस्टम का जिक्र किया था, और पायलट के पास कोई चारा ही ना बचा हो। आप हर चीज को पायलट के इरादे से जोड़ रहे हैं, जबकि ये एक मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर ये कहानी में एक और पहलू जुड़ता है। अजीत पवार का आखिरी मिनट में कार के बजाय विमान से जाने का फैसला, ये पूरी घटना को और भी शक भरा बना देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस अचानक बने मौके का फायदा उठाया हो। अगर कोई साजिश थी तो उन्हें तभी मौका मिला जब पवार ने अपना प्लान बदला। ये टाइमिंग, ये बहुत कुछ कहती है। अब आप कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरे लिए ये दलीलें मजबूत नहीं हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे अगर और मगर हैं। रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी के मोनोपोली और अजीत पवार के एक राजनीतिक सलाहकार को हटाने की योजना का भी जिक्र किया है, लेकिन इन बातों को हादसे से जोड़ने वाला कोई सीधा सबूत कहाँ है? ये सब परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जिन्हें आप एक कहानी की तरह पेश कर रहे हैं। जब तक जांच एजेंसियां इन सब बिंदुओं को जोड़कर कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखती, तब तक ये सिर्फ थ्योरी ही रहेंगी। यही तो हमारा मतभेद है। आप जिसे थ्योरी कह रहे हैं, मैं उसे जांच की एक मजबूत दिशा मानता हूं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि अजीत पवार जिस सलाहकार को हटाने की तैयारी कर रहे थे, उसी के वीएसआर एविएशन कंपनी के साथ गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं? वही कंपनी जिसकी राज्य में लगभग मोनोपोली थी और जिसे सरकारी ठेकों से फायदा हो रहा था। ये सिर्फ एक राजनीतिक फेरबदल नहीं था, ये एक बड़े आर्थिक खेल को बदलने की कोशिश थी। इसे आप सिर्फ परिस्थितिजन्य कहकर खारिज नहीं कर सकते। ये एक मजबूत मकसद की तरफ इशारा करता है। मकसद होना एक बात है, और उस मकसद के लिए एक विमान हादसा करवाना बिल्कुल दूसरी। ये बहुत बड़ा आरोप है। राजनीति में ऐसी रंजिशें चलती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अपने विरोधी को खत्म करने के लिए इस हद तक चला जाएगा। हमें भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पर बात करनी चाहिए। और फिलहाल सीधे तौर पर साजिश का कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जांच का काम ही सबूत ढूंढना है, और रोहित पवार ने जो सवाल उठाए हैं, वो जांच एजेंसियों को एक दिशा दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हवा में बातें नहीं की, उन्होंने पायलट की आदतों के बारे में चेतावनी देने वाले ग्रुप चैट सामने रखे। उन्होंने सलाहकार और वीएसआर कंपनी के कनेक्शन की तरफ इशारा किया। इन गंभीर सवालों को सिर्फ इसलिए नहीं दबाया जा सकता क्योंकि ये एक राजनीतिक परिवार की तरफ से आ रहे हैं। सरकार और एजेंसियों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन सब पहलुओं की तह तक जाएं। पायलट का चुनाव क्यों हुआ, उसकी मानसिक और शारीरिक हालत क्या थी, ट्रैवल प्लान में बदलाव क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, गो अराउंड क्यों नहीं किया गया। इन सवालों को नजरअंदाज करना इंसाफ से मुंह मोड़ने जैसा होगा। आखिर में मैं यही कहूंगी कि सारे तथ्यों को देखने के बाद भी सबसे मुमकिन वजह यही लगती है कि ये एक दुखद हादसा था। खराब मौसम, विमान की उम्र और शायद पायलट की एक बड़ी मानवीय भूल, इन सब ने मिलकर ये त्रासदी रची। जब कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा शामिल होता है तो साजिश की बातें होना स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अटकलें हैं जिनके पीछे ठोस सबूत नहीं है। हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक निष्पक्ष जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। और मैं इसके ठीक उलट कहूंगा।
आखिरी मौके पर एक दागी पायलट को लाना, एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर को नज़रअंदाज करना, यात्रा के प्लान में अचानक बदलाव और उसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक मकसद का होना, ये सब इतने बड़े सवाल खड़े करते हैं कि इन्हें महज इत्तेफाक मान लेना मुश्किल है। इन हालात को देखते हुए साजिश समेत किसी भी संभावना को वक्त से पहले खारिज कर देना बहुत बड़ी भूल होगी। सच सामने लाने के लिए एक गहरी और पारदर्शी जांच ही एकमात्र रास्ता है। साफ है कि अजित पवार की मौत को लेकर दो अलग-अलग नजरिए हैं। एक पक्ष इसे कई दुर्भाग्यपूर्ण वजहों का नतीजा मानता है, जो मिलकर एक हादसे की शक्ल ले लेते हैं, जबकि दूसरा नजरिया उन परेशान करने वाले सवालों और हालातों पर जोर देता है जो एक आम हादसे की कहानी से कहीं आगे जाते हैं। इस मामले में यकीनन और भी बहुत कुछ है जो सुनने वालों को अपनी राय बनाने में मदद करे।